केशव रात को अपनी बाग में चारपाई पर लेटा हुआ आराम फरमा रहा था। उसे अपने बाग की रखवाली करनी थी, इसलिए वो रोज रात को खाना खाकर अपनी बाग में आकर रुका करता था। उस रात भी वो अपनी चारपाई पर लेटा हुआ आराम फरमा रहा था। उसे धीरे धीरे नींद आ गई और वो सो गया। उसे अभी सोए हुए कुछ ही देर बीती थी कि उसे अपनी चारपाई पर किसी वजूद का एहसास हुआ। उसने झट से आंखें खोली तो देखा कि एक बिल्ली उसकी चारपाई पर चढ़ी इधर से उधर चक्कर काट रही है। उसने उस बिल्ली को चारपाई से नीचे उतार दिया। वो बिल्ली कुछ दूर तक गई तो केशव दोबारा चारपाई पर लेट गया। बिल्ली दोबारा उसकी चारपाई पर आ गई। केशव ने एक दफ़ा फिर उसे वहां से भगा दिया। कुछ देर के बाद वो बिल्ली दोबारा से केशव की चारपाई के पास आ गई। केशव उससे परेशान हो गया था। वो बिल्ली चारपाई पर चढ़ती और केशव के ऊपर भी चढ़ जाती, इसलिए केशव ने इस बार उसे जोरदार एक डंडा खींच के मारा। बिल्ली चिल्लाते हुए वहां से दूर भाग गई। केशव की नींद टूट चुकी थी, इसलिए वो उठकर बाग के चारों ओर चक्कर काटने लगा। एक चक्कर लगाने के बाद वो दोबारा से आकर चारपाई पर बैठ गया और फिर कुछ देर बाद वो चारपाई पर लेटकर फिर से आराम फरमाने लगा। अभी वो लेटा हुआ ही था कि उसके कानों में कुछ ऐसी आवाज़ें पड़ी जैसे कि कोई इंसान अपने मुंह से कुछ थूक रहा हो। वो उठकर बैठ गया। बाग के चारों ओर उसने टॉर्च मारी, मगर उसे कोई दिखाई न दिया। वो दोबारा से लेट गया। इस बार उसे वो आवाज़ अपने बिल्कुल सिरहाने से महसूस हुई। वो घबरा कर उठकर बैठा। उसने अपने आसपास किसी को नहीं पाया और एक दफ़ा फिर वहम जानकर वो लेट गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा से नींद आ गई और वो सो गया, मगर थोड़ी देर के बाद एक सरगोशी ने उसकी आंखें खोल दी। वो जैसे ही उठकर बैठा, उसने जो देखा उससे कुछ पल के लिए उसे अपने शरीर में खून जमता सा महसूस हुआ। उसके सामने एक वजूद खड़ा था। ये घबरा सा गया। इसने अपनी लाठी उठाई और कहने लगा, कौन है वहाँ पर? वो वजूद थोड़ा सा आगे आया। उसे देखकर केशव हैरान हुआ। अरे बेटी, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? ये केशव की बेटी थी जो हाथ में टिफ़िन लिए वहाँ पर खड़ी थी। वो उसके पास आई। कुछ नहीं, मैं आपके लिए खाना लाई थी, लेकिन खाना तो मैं खाकर आया था। इसे लाने की क्या ज़रूरत थी? और तुम्हें यहाँ पर सभी ने आसानी से आने दिया और इतनी रात में तुम्हें डर भी नहीं लगा? वो इतना कहकर चुप हो गया तो उसकी बेटी बोली, नहीं, मुझे लगा कि आपने खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं खाना लेकर चली आई। अरे मैं तुम्हारे सामने ही तो खाकर गया था। तुम्हें इतनी रात में आने की क्या ज़रूरत थी? जंगली जानवर टहला करते हैं। चलो बैठो, सुबह यहाँ से अब जाना। ये कहकर उसने अपनी बेटी को चारपाई पे बिठा लिया और खुद बाग के चारों ओर चक्कर काटने लगा। एक चक्कर लगाकर वो दोबारा आया और फिर से अपनी बेटी को डांटने लगा। उसकी बेटी खामोशी से बैठी उसको सुनती रही। कुछ देर के बाद वो शांत पड़ा। उसने कहा, क्या लाई हो? उसकी बेटी ने टिफ़िन आगे बढ़ाते हुए कहा, सब्जी और रोटी है। केशव ने टिफ़िन किनारे रखते हुए कहा, मुझे अब भूख नहीं है, मैं तो खाकर आया हूँ, अगर तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। उसने अभी ऐसे कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई पेड़ से कूदा हो। वो झट से उठकर बैठ गया। उसने बेटी से कहा, तुम यहीं पर बैठे रहना। उसने अपनी टॉर्च रोशन की और अपनी बाग के अंदर देखने लगा। उसे कुछ ऐसा वैसा दिखाई तो ना दिया, मगर उसे आवाज़ साफ सुनाई पड़ी थी। अभी वो अंदर देखने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसके कानों में बिल्ली के बोलने की आवाज़ पड़ी। ये वही बिल्ली थी जो अभी थोड़ी देर पहले उसे परेशान कर रही थी। वो इधर उधर चकरा कर देखने लगा। बिल्ली की आवाज़ उसके आसपास से ही आ रही थी। उसने कहा, कोई बिल्ली दिखाई दी तुम्हें? उसकी बेटी खामोशी से बैठी रही। वो टॉर्च लगाते हुए इधर उधर देखता रहा और उस आवाज़ को महसूस करता रहा। वो आवाज़ उसकी चारपाई के पास से ही आ रही थी। वो चारपाई के पास गया, कहने लगा, कमबख्त, इस बिल्ली से तो मैं परेशान आ गया हूँ। इस बार मिले तो इसकी टांगें तोड़ दूंगा। वो आवाज़ लगातार वहीं से आ रही थी, मगर बिल्ली दिखाई न दे रही थी।
अब केशव हैरान हो गया, कहने लगा, कमाल है, आवाज़ यहीं कहीं से आ रही है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रही। इतना कहते ही उसकी नज़र एक बार अपनी बेटी पर पड़ी तो ये देखकर उसका कलेजा कांप गया कि उसकी बेटी किसी बिल्ली की तरह आवाज़ें निकाल रही थी और उसकी आंखें किसी बिल्ली की तरह ही लग रही थी। उसके हाव भाव बदल चुके थे, वो उसको घूरे जा रही थी। ये देखकर केशव ने कांपते हुए कहा, बेटी गौरी, तुम्हें क्या हुआ। उसका इतना कहना ही था कि केशव की बेटी उस पर झपट पड़ी। केशव ने उसे पकड़ा और उसे चारपाई पर पटक दिया। चारपाई पर गिरते ही उसकी बेटी की शक्ल किसी बिल्ली की तरह हो गई। वो किसी बिल्ली की तरह अपने दोनों पैर और हाथों के बल भागने लगी। भागते हुए वो उसी बाग के एक पेड़ पर चढ़ गई। केशव भी उसके पीछे भागा। उसने उस पेड़ पर टॉर्च लगाकर देखा तो पेड़ की एक डाल पर उसकी बेटी और साथ में एक बहुत ही भयानक औरत बैठी थी। ये देखकर वो घबरा गया। उन दोनों की शक्लें बहुत भयानक थीं। केशव को कुछ समझ नहीं आया। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही वो पुरस्कार औरत उस पेड़ से छलांग लगाकर केशव के सामने खड़ी हो गई। केशव को कुछ समझ नहीं आया। उसने केशव पे हमला करना चाहा, मगर केशव ने खुद को बचाते हुए उसको अपने आप से दूर किया और वो भागने लगा। वो उस बाग से भाग रहा था कि तभी उसे उसकी बेटी का ख्याल आया। वो एकदम से रुक गया। वो पीछे पलटा ही था कि तभी उसकी बेटी की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी। उसने देखा कि उसकी बेटी उसी की चारपाई पर बैठी हुई रो रही थी। वो दौड़कर अपनी बेटी के पास गया। उसने उसका हाथ पकड़ा, कहने लगा, बेटी यहाँ से जल्दी से भागो। ये कहकर वो बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगा। जितनी तेज हो सकता था वो वहाँ से भाग रहा था। वहाँ से भागते हुए जब जब वो पलट कर देखे, उसे वो औरत अपना पीछा करते हुए नजर आए। वो औरत एक एक कदम इस तरह बढ़ा रही थी जैसे कि लोगों के 5 और 6 कदम होते हों। वो जल्दी से उन दोनों के करीब आ पहुंची थी। केशव ने जोर लगाकर वहां से भागना सही समझा। वो बड़ी तेजी से भागा। भागते हुए एक खेत में बने हुए एक छोटे से कमरे को उसने देखा। ये कमरे अक्सर किसान लोग अपने खेतों के किनारे बना दिया करते थे। वो जल्दी से दौड़कर उस कमरे के करीब गया। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वो उसके अंदर दाखिल हो गया और दरवाजे को अंदर से बंद किया। अपनी बेटी को लेकर वो चुपचाप उसी में बैठ गया। अंधेरे कमरे में बैठे बैठे वो उस पुरस्कार औरत की आहट सुनने लगा। वो औरत उस कमरे के बाहर आ गई। उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया, मगर ये दोनों चुपचाप अंदर बैठे रहे। थोड़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो औरत वहाँ से चली गई। उसके जाने की आहट सुनकर केशव को थोड़ी राहत मिली। उसने अपनी बेटी से कहा, चलो बेटी, यहाँ से चलते हैं। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और फिर उस कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर वो तेज तेज कदम बढ़ाते हुए अपने घर की ओर जाने लगा, मगर तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसे यूं लगा कि जिस हाथ को उसने पकड़ रखा है वो किसी सख्त पत्थर का हाथ हो। पलटकर उसने देखा तो उसकी बेटी का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। बिखरे बड़े बड़े बाल, बड़ी आंखें और भयानक चेहरा। ये देखकर वो कांप गया। उसने झिटक कर उसका हाथ खुद से छुड़ाया और चिल्लाकर वहां से भागने लगा। उन दोनों पुरस्कार औरतों ने उनका पीछा किया। केशव जोर लगाकर भाग रहा था, मगर उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वो भागते हुए लगातार चिल्लाए चला जा रहा था। अंधेरे में इधर उधर भागते भागते उसे पता न चला कि कब उसके सामने खेतों के दरमियान बना हुआ एक कुआं आ गया और वो उसी कुएं में जा गिरा। कुएं में गिरने के कारण उसे थोड़ी सी चोट भी आ गई। अब वो बुरी तरह से फंस चुका था। उसने ऊपर देखा तो वो दोनों पुरस्कार औरतें उसी कुएं में झांक कर देखने लगी और ऊपर से ही हंसने लगी। फिर उन दोनों ने एक एक करके नीचे आना शुरू किया। वो किसी छिपकली की तरह दीवार पर चिपकते हुए नीचे उतर रही थी। ये देखकर केशव का डर के मारे बुरा हाल हो गया। उसे लगा कि आज
वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वो मन ही मन अपने सभी देवी देवताओं को याद करने लगा, ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि वो किसी तरह उसकी जान आज बचा ले। वो देख रहा था कि वो दोनों औरतें अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थीं। वो हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने ही वाली थी कि एक जोरदार चीख के साथ वो वहीं पर बेहोश हो गया। फिर उसे कुछ याद ना रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपने घर में लोगों से घिरा हुआ पाया। लोगों ने होश आने पर उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था। इस पर उसने रात का बीता हुआ सारा वाकया सभी को बताया। सभी का डर के मारे बुरा हाल था और लोगों ने उसे बताया कि वो गांव वालों को सड़क के किनारे मिला था और उसकी बात पर लोगों ने उसे हिदायत दी कि रातों को अगर हो सके तो बाग में कम रुका करो या फिर किसी और को साथ में लेकर रुका करो, क्योंकि वहाँ पर एक प्रेत आत्मा का वास है जो वहाँ पर रातों को अक्सर लोगों को परेशान किया करती है। अक्सर वो किसी जानवर, खासकर बिल्ली की शक्ल में आती है। तुमने उसे मारा, इसीलिए उसने तुम्हें सबक सिखाया। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम जिंदा बच गए, वरना वो प्रेत आत्मा किसी को छोड़ती नहीं है।